हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। यहाँ पे आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक कूलॉम आवेश को परिभाषित करें। एक कूलॉम आवेश को परिभाषित करें। तो आपको अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाए बोर्ड एग्जाम में, जो एक कूलॉम आवेश को परिभाषित कीजिए, तो आप क्या आंसर लिखेंगे? तो आप लिखेंगे, यदि किसी चालक से 1 एम्पियर की धारा, जैसे कि हम लोग जानते हैं धारा का जो एसआई मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। तो किसी चालक से 1 एम्पियर की धारा अगर 1 सेकेंड तक प्रवाहित हो, तब चालक से प्रवाहित आवेश 1 कूलम होता है। यानी कि अगर किसी चालक तार से या फिर कोई भी चीज़ से, कोई चालक पदार्थ होना चाहिए, उससे अगर 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित करें, तो उससे जो प्रवाहित आवेश होगा वो 1 कूलम होगा। तो वही चीज़ क्वेश्चन कर रहा था, 1 कूलम आवेश को परिभाषित करें। तो अगर किसी चालक से 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित करेंगे, तो उस पर जो आवेश होगा तो वो हो जाएगा 1 कूलम। तो आप लोग आशा करता हूँ यह क्वेश्चन का आंसर आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन करा, आवेश का रैखिक घनत्व को परिभाषित कीजिए। यानी कि आवेश का रैखिक घनत्व क्या होता है? तो किसी पदार्थ के प्रति एकांक लंबाई, किसी पदार्थ के प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज कहते हैं। यानी कि किसी कोई भी पदार्थ है, उसका अगर एकांक लंबाई लेंगे, एक लंबाई लेंगे, तो उसमें जितने भी चार्ज उपस्थित होंगे, मौजूद होंगे, प्रेजेंट होंगे, तो उसी को हम लोग लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज कहेंगे, यानी कि आवेश का रैखिक घनत्व कहेंगे। तो इसे ध्यान देना, इसे लेमडा से सूचित किया जाता है। इसे लेमडा से सूचित किया जाता है। इसे लेमडा से सूचित किया जाता है। इसका एसआई मात्रक कूलोम प्रति मीटर होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चीज़। जो आवेश का रैखिक घनत्व, इसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो कूलोम प्रति मीटर होता है। अब इसको ज़रूर ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, आवेश उत्पन्न या विकसित करने के कितने विधियां हैं, उनके नाम लिखे हैं। यानी कि कितने हम लोग मेथड से आवेश को डेवलप कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आवेश उत्पन्न करने की यानी कि विकसित करने की 3 विधियां हैं। कितनी विधियां हैं? 3। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, फर्स्ट नंबर में है बाई रबिंग, यानी कि रगड़ने के द्वारा हम लोग आवेश उत्पन्न कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग पिछले क्वेश्चंस में पढ़ चुके उसको। सेकेंड में है बाई कनेक्टिंग या बाई कंडक्शन, बाई कनेक्टिंग या बाई कंडक्शन, यानी कि जोड़ने या संवहन के द्वारा, जोड़ करके या फिर संवहन के द्वारा। और थर्ड नंबर में है बाई इंडक्शन, यानी कि प्रेरण के द्वारा। तो अब हम लोग देख लेते हैं आगे आगे क्या क्वेश्चन करा है, उसको देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन करा है, स्थिर विद्युत बल किसे कहते हैं? स्थिर विद्युत बल किसे कहते हैं, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसे कहते हैं? यह कितने प्रकार के होते हैं? तो स्थिर आंसर में क्या हो जाएगा? तो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले बल को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। यानी कि जो स्थिर आवेशों के बीच जो फोर्स लगता है, उसी को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी कि स्थिर विद्युत बल कहते हैं। तो ये कितने टाइप के होते हैं? तो ये 2 प्रकार के होते हैं। ये 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट में है एट्रैक्टिव फोर्स, यानी कि आकर्षित बल। और सेकेंड में है रिपल्सिव फोर्स, यानी कि विकर्षित बल। तो एट्रैक्टिव फोर्स क्या होता है? आकर्षित बल। तो विजातीय आवेशों के बीच, यानी कि अनलाइक चार्जेस, अलग अलग टाइप के चार्जेस के बीच जो बल लगता है, उसको हम लोग एट्रैक्टिव फोर्स बोलते हैं, यानी कि आकर्षित बल बोलते हैं। और जो सजातीय यानी कि एक टाइप के लाइक चार्जेस के बीच जो फोर्स लगता है, उसको हम लोग रिपल्सिव यानी कि विकर्षित बल कहते हैं। तो आशा करता हूँ ये आपको क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कह रहा है स्थिर विद्युत बल के कूलम के नियम को बताएं। स्थिर विद्युत बल के कूलम के नियम को बताएं, यानी कि कूलम्स लॉ को बताना है स्थिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। तो कह रहा है किन्हीं 2 स्थिर आवेश के बीच, तो हमेशा ध्यान रखना ये स्थिर आवेश के बीच में ही होगा। किन्हीं 2 स्थिर आवेश के बीच लगने वाला स्थिर विद्युत बल उन आवेशों के मान के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। कहने का मतलब, कोई 2 स्थिर आवेश है, उनके बीच जो लगने वाला स्थिर विद्युत बल है, वो उन आवेशों के मान के गुणनफल, यानी कि मान लेते हैं पहला Q1 है और दूसरा Q2 है, तो इनके मान के गुणनफल के समानुपाती है और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। यानी कि कहने का मतलब, फोर्स इक्वल टू अगर करेंगे, प्रोपोर्शनल हटाएंगे, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाएगा K,
तो F इक्वल टू हो जाएगा K(Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसका यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, कूलम का नियम का। तो यहाँ पे कह रहा था किन्हीं दो स्थिर आवेश के बीच लगने वाला स्थिर विद्युत बल उन आवेशों के मान के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया होगा। F इक्वल टू क्या हो जाएगा K(Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, अपॉन में R स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ K कांस्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑब्जेक्टिव बोल रहा हवा या निर्वात की वैद्युतशीलता का मान बताएं। हवा या निर्वात की वैद्युतशीलता का मान बताएं। तो आप इसको ज़रूर ध्यान रखेंगे। हवा या निर्वात की वैद्युतशीलता, एक तो वैद्युतशीलता का यूनिट याद रखेंगे, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। और दूसरा हवा या निर्वात की वैद्युतशीलता क्या होता है, तो 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यानी कि हवा या निर्वात की वैद्युतशीलता का मान हो जाता है 8.85 गुना 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये विद्युतशीलता का यूनिट हो गया। और जो कि कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है वो है पदार्थों के प्रकार। क्या है? पदार्थों के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ सब्सटेंस, टाइप्स ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो हम लोग जान लेते हैं पदार्थों के प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं पदार्थ। तो पहला नंबर जो है पदार्थ वो है कंडक्टर। क्या होता है? कौन सा पदार्थ होता है? कंडक्टर, जिसको बोलते हैं चालक। क्या बोलते हैं? चालक। ध्यान रखना, कंडक्टर को क्या बोलते हैं? चालक बोलते हैं। अगला जो टाइप हो जाएगा वो हो जाएगा इंसुलेटर, जिसको अचालक या फिर कुचालक बोलते हैं। जिसको इंसुलेटर को क्या बोलते हैं? अचालक या फिर कुचालक। थर्ड नंबर जो है सेमी कंडक्टर यानी कि अर्धचालक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेमी कंडक्टर यानी कि अर्धचालक। और चौथा में है सुपर कंडक्टर यानी कि अतिचालक। और पाँचवा में है डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस, डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस। ठीक है, तो इस तरह से 5 टाइप के क्या हो गए? पदार्थ हो गए। तो आपको ध्यान रखना, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है सेमी कंडक्टर यानी कि अर्धचालक, सेमी कंडक्टर यानी कि अर्धचालक। अब इसको इसमें भी 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ऐसे पदार्थ जिसमें फॉरबिडन एनर्जी गैप काफ़ी कम, फॉरबिडन एनर्जी गैप काफ़ी कम, लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, उसे ही सेमी कंडक्टर कहते हैं। नाम ही है सेमी कंडक्टर, यानी कहने का मतलब ये कभी चालक का काम करता है और कभी अर्धचालक का काम करते हैं, सॉरी कभी कुचालक का काम करता है। इससे थोड़ा थोड़ा विद्युत धारा प्रवाहित होता है। इससे क्या होता है? थोड़ा थोड़ा विद्युत धारा प्रवाहित होता है। यानी कि इंसुलेटर की तरह पूरी तरह से ऐसा भी नहीं है जो करंट को नहीं फ्लो होने देता है, और कंडक्टर की तरह पूरी तरह से फ्लो भी नहीं होने देते, यानी कि थोड़ा थोड़ा विद्युत धारा इससे प्रवाहित होती है। ऐसे जो है पदार्थ को क्या बोलते हैं? सेमी कंडक्टर बोलते हैं, यानी कि अर्धचालक पदार्थ बोलते हैं। ध्यान रखना, इसमें ये चीज़ ध्यान रखना, फॉरबिडन एनर्जी गैप इसका कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट होता है? एनर्जी का। किलोवाट घंटा भी किसका यूनिट होता है? एनर्जी का। ध्यान रखना है। एग्जाम्पल में सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये सब हो गया। इसमें से एक जो है ये सिलिकॉन, काफ़ी आपको ध्यान में रखना है। जो मोबाइल का चिप्स जो होता है, जिसको हम लोग मेमोरी बोलते हैं, तो मोबाइल का चिप्स जो है वो अर्धचालक का ही बना होता है। किसका बना होता है? अर्धचालक का बना होता है। किसका बना होता है? अर्धचालक का। ध्यान रखना है आपको। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह समझ में आ गया होगा। जो मोबाइल का चिप्स मेमोरी जो होता है वो किसका बना होता है? अर्धचालक का बना होता है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुपर कंडक्टर। कौन सा कंडक्टर? सुपर कंडक्टर, जिसको अतिचालक कहते हैं। क्या कहते हैं? अतिचालक। तो ध्यान रखना है, अतिचालक। तो ऐसे पदार्थ जिसकी चालकता अनंत एवं प्रतिरोधकता 0 हो, उसे अतिचालक पदार्थ कहते हैं। नाम ही है सुपर कंडक्टर। कैसा कंडक्टर है? सुपर, यानी कि इसकी चालकता क्या होगी? अनंत होगी। ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। इसकी चालकता, जो सुपर कंडक्टर होती है उसकी चालकता कितनी होती है? अनंत होती है। और इसकी प्रतिरोधकता कितनी होती है? 0 होती है। कितनी होती है? 0, यानी कि 0 होती है। तो ऐसे पदार्थ को क्या बोलते हैं? अतिचालक पदार्थ बोलते हैं। अब ध्यान रखना, यहाँ पे जो पॉइंट है वो है, कोई भी चालक अगर लेंगे, कोई भी चालक लेंगे, उसको क्रांतिक ताप तक ठंडा करेंगे, उसको क्या करेंगे? क्रांतिक ताप तक ठंडा करेंगे, तो वह क्या बन जाएगा? अतिचालक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अतिचालक बन जाएगा। अब यह क्रांतिक का ताप क्या होता है, यहाँ पे हम लोग इसको समझेंगे। तो कोई भी चालक है, उसको अगर क्रांतिक ताप पर ठंडा करेंगे तो वह क्या बन जाएगा? अतिचालक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अतिचालक बन जाएगा। कोई भी चालक है, उसको अगर क्रांतिक ताप तक ठंडा करेंगे तो वह क्या बन जाएगा? अतिचालक बन जाएगा। अब अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है क्रिटिकल टेम्परेचर, यानी कि क्रिटिकल टेम्परेचर यानी कि क्रांतिक ताप। क्रांतिक ताप कौन सा ताप? क्रांतिक ताप। ठीक है, तो क्या होता है? वह ताप जिस पर चालक पदार्थ अतिचालक पदार्थ बन जाता है, यानी कि
ऐसा तापक्रम जिस पर कोई चालक पदार्थ क्या बन जाएगा, अति चालक पदार्थ बन जाएगा, यानी कि सुपर कंडक्टर बन जाएगा। कोई कंडक्टर सुपर कंडक्टर जिस ताप पर बन जाएगा उसी ताप को बोलते हैं क्रांतिक ताप। उसी ताप को क्या बोलते हैं, क्रांतिक ताप बोलते हैं। उसी ताप को क्या बोलते हैं, क्रांतिक ताप। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया हो। तो जैसे कि आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं, कह रहा है आवेश संरक्षण का सिद्धांत, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आवेश संरक्षण का सिद्धांत इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो ये पूछ दिया जाता है एग्जाम में। तो आवेश संरक्षण का सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, तो किसी के भी संरक्षण का अगर सिद्धांत आएगा तो दे देना है। यहाँ पे आवेश है तो क्या लिखेंगे, आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है, यानी कि चार्ज न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट। इसे केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। अर्थात कुल आवेश क्या रहता है, संरक्षित रहता है। यानी कि कुल आवेश जो है वो कंजर्व्ड रहता है। क्या रहता है, कंजर्व्ड रहता है, यानी कि बिल्कुल कांस्टेंट रहता है। ठीक है, ध्यान रखना है। उसी तरह से ऊर्जा संरक्षण का भी सिद्धांत आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आवेश है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, ऊर्जा लगाएंगे। ऊर्जा न तो उत्पन्न किया जा सकता है और नहीं नष्ट, इसे केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ठीक है, अर्थात कुल ऊर्जा क्या रहता है, संरक्षित रहता है। तो उसी तरह यहाँ पे चूँकि आवेश बोल रहा है तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और नहीं नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। अर्थात कुल आवेश क्या रहता है, संरक्षित रहता है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे और इसको काफ़ी आसान है, इसको आपको याद करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे जो है क्वेश्चन कह रहा है, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, बोल रहा है विशिष्ट आवेश या स्पेसिफिक चार्ज, इंग्लिश में क्या बोलेंगे उसको, स्पेसिफिक चार्ज। विशिष्ट आवेश से आप क्या समझते हैं, किसे कहते हैं, तो प्रति एकांक द्रव्यमान में उपस्थित चार्ज को क्या बोलते हैं, विशिष्ट आवेश बोलते हैं। यानी कि प्रति एकांक द्रव्यमान, अगर मान लेते हैं 1 kg द्रव्यमान है तो उसमें जो है जितना भी चार्ज आएगा उसी को क्या बोलेंगे, विशिष्ट आवेश बोलेंगे। उसी को क्या बोलेंगे, विशिष्ट आवेश बोलेंगे। यानी प्रति एकांक द्रव्यमान में उपस्थित जो चार्ज है यानी कि आवेश है उसी को क्या बोलते हैं, विशिष्ट आवेश बोलते हैं। ध्यान रखना है आपको इसको। तीव्रता, विद्युत तीव्रता, इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी बोलते हैं, या फिर इसको दूसरा नाम है इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी। तो विद्युत तीव्रता, विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता भी बोला जा सकता है। ठीक है, सेम चीज़ है। तो इसको देख लेते हैं। तो कह रहा किसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थिर एकांक धन आवेश पर लगने वाले स्थिर वैद्युत बल को ही उस बिंदु का विद्युत तीव्रता कहते हैं। तो जिस तरह से आपको विद्युत क्षेत्र अगर समझ में आ गया होगा तो इसको समझने में दिक्कत नहीं है। कोई भी अगर विद्युत क्षेत्र है, उसका अगर कोई बिंदु है, उसमें अगर कोई पॉइंट चार्ज है, कोई पॉइंट पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो उस पर जो लगने वाला स्थिर वैद्युत बल है उसी को उस बिंदु का विद्युत तीव्रता कहते हैं। तो लगने वाला जो स्थिर विद्युत बल है उसी को उस बिंदु का क्या बोलते हैं, विद्युत तीव्रता बोलते हैं। कोई भी अगर एकांक पॉजिटिव चार्ज है उस पर जो स्थिर विद्युत बल लगता है उस बिंदु का क्या कहलाता है, वो विद्युत तीव्रता कहलाता है। ध्रुव आघूर्ण, जो कि बोर्ड में काफ़ी बार पूछा जा चुका है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इसको किस तरह से हम लोग डिफाइन करेंगे, तो किसी विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश एवं उसके बीच की दूरी के गुणनफल को ही इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। यानी कोई विद्युत द्विध्रुव है, उसके किसी एक आवेश एवं उसके बीच की दूरी के गुणनफल, कोई एक आवेश यानी कि Q और उसके बीच की दूरी के गुणनफल यानी कि दूरी क्या होगा, R के गुणनफल को ही क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। मोमेंट यानी कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। ठीक है, इसको टॉर्क से डिनोट करते हैं। तो टॉर्क इक्वल टू क्या हो गया, Q × R, यानी कि आवेश गुना उसके बीच की दूरी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या है, जो समविभवीय सतह के गुण, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ज़रूर देखेंगे। तो चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो समविभवीय जो चलिए, तो जैसे कि देख पा रहे हैं समविभवीय जो सतह है उसका जो है गुण अब हम लोग देख लेते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो एक एक करके देखते हैं। तो किसी समविभवीय सतह की एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है। तो ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट भी है यहाँ पे एक। ठीक है, जो कोई भी समविभवीय अगर सतह है वहाँ पे एक बिंदु से अगर
दूसरे बिंदु तक कोई आवेश को लेके जाएंगे तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। क्या होगा, शून्य होगा, ध्यान रखेंगे, ये पहला गुण हो गया। दूसरा है किसी समविभवीय सतह के किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता लंबवत होती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई भी अगर समविभवीय सतह है उसके कोई भी पॉइंट लेंगे तो उस पर विद्युत तीव्रता क्या होगी, लंबवत होगी, यानी कि 90 डिग्री पर होगी। तो उम्मीद करता हूँ ये 2 पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अगला हम लोग तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। तीसरा पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है दो समविभवीय सतह कभी एक दूसरे को नहीं काटती। दो समविभवीय जो सतह है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, वो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। क्यों नहीं काटती है? क्योंकि काटने पर एक ही बिंदु पर विद्युत तीव्रता की दो दिशा हो जाती है। क्योंकि अगर काटेंगे, कहीं पे भी अगर काटेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे विद्युत तीव्रता की कितनी दिशा हो जाएगी, दो दिशा हो जाएगी। जबकि विद्युत तीव्रता एक क्या है, सदिश राशि है। क्या है? जबकि विद्युत तीव्रता क्या है, एक सदिश राशि है जिसकी केवल एक ही निश्चित दिशा होती है। ध्यान रखना है, विद्युत तीव्रता क्या है, सदिश राशि है, और सदिश राशि है तो उसकी क्या होगी, सिर्फ एक ही निश्चित दिशा होती है। तो ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये वाला हो गया। और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, यानी कि दो जो है विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है, ये भी काफ़ी हाईलाइटेड क्वेश्चन है। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया हो। एक बार मैं फिर बता देता हूँ कि दो समविभवीय सतह जो है वह एक दूसरे को नहीं काटती है। क्यों नहीं काटती है? क्योंकि अगर काटने पर जो है ना, क्या होगा, एक ही पॉइंट पर विद्युत तीव्रता की दो दिशा हो जाएगी। और जबकि विद्युत तीव्रता जानते होंगे हम लोग क्या है, सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है जिसकी केवल क्या होती है, एक ही निश्चित दिशा होती है। ठीक है, ध्यान रखना है इसको।